नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रकाश टलर वरिष्ठ अध्यापक एक बार फिर आप सभी के सामने कुछ नया कुछ हटकर लेकर आया हूँ। आपने मेरे पहले भी वीडियो देखे होंगे जो एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर मैंने बनाए थे, लेकिन चूंकि मेरे पास एक बड़ा सा साधन है, इस बड़े साधन पर हम एक प्रश्न पत्र को हल करेंगे। आप सभी को दिख रहा होगा माध्यमिक परीक्षा 2024 का ये एक मॉडल पेपर है, संस्कृत विषय का है ये और कक्षा 10वीं का है। जो इसका जो समय रहेगा वो रहेगा 3 घंटे और 15 मिनट का ये प्रश्न पत्र है, जिसका पूर्णांक है 80। इस पेपर की सबसे बड़ी विशेषता होती है, आज इस पेपर में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से एक बोर्ड का विद्यार्थी 100%, जी हाँ विद्यार्थियों, 100 में से 100 नंबर किस प्रकार से इस प्रश्न पत्र में लाए जा सकते हैं, उसकी ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। आप सभी इस वीडियो को बिना स्किप किए कंटिन्यू लगातार देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस प्रश्न पत्र में जो आगामी आपकी जो परीक्षा आने वाली है, इस परीक्षा में आप इस प्रश्न पत्र में 80 में से 80 नंबर आप ला पाएंगे। बने रहिए मेरे साथ। इस वीडियो में शुरू करते हैं हम नमूना प्रश्न पत्र जो कि माध्यमिक परीक्षा 2024 का है। लेकिन पेपर शुरू करने से पहले, प्रश्न पत्र को हल करने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। इस बार आरपीएससी ने यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आमूलचूल परिवर्तन किया है। ये परिवर्तन विद्यार्थियों के लिए किया गया है। हाँ विद्यार्थियों, सबसे बड़ी बात है, इस बार हमने देखा होगा कि पिछले 2 सत्र में जो हमारे प्रश्न पत्र का जो तरीका था, जो लेवल था, उस लेवल में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। पिछली बार हमने देखा तो वैकल्पिक जो प्रश्न थे, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे, वो 12 थे, लेकिन इस बार बोर्ड ने पूरे कितने कर दिए हैं? 15 कर दिए। दूसरी बात, अब की बार जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न है वो संख्या उनकी बढ़ा दी है। अब उनकी संख्या 6 और 7 कर दी है। यानी कि आपको जो पहले प्रत्यय अलग से पढ़ने पड़ते थे, आपको उपसर्ग पढ़ने पड़ते थे, संधि पढ़नी पड़ती थी, समास पढ़ने पड़ते थे, अब इनका कोई अलग से प्रश्न नहीं है। अपितु इन प्रश्नों का जो समावेश है वो इसमें कर दिया है। इसमें अर्थात किसमें? अवसद वाले में, यानी कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो वैकल्पिक प्रश्न है, उनमें कर दिया है। और एक सबसे बड़ी बात, अब की बार अन्वय एक नए रूप में आया है। ये जो अन्वय है ये एक नए रूप में आया है, लेकिन नए रूप में आने के साथ साथ ये बहुत ही सरल दे दिया है। तीसरी बात, अब तक आपके संस्कृत में व्याख्या आती थी, लेकिन इस बार आपके लिए संस्कृत में व्याख्या पूरे इस चैप्टर को हटा दिया है। इसके बाद में हिंदी में गद्यांश की जो व्याख्या थी उस चैप्टर को भी हटा दिया है। तो नया क्या आया? आखिर इनको हटा दिया तो कुछ तो नया आया होगा, तभी ये पूर्णांक 80 में से 80 बने। हाँ विद्यार्थियों, कुछ तो नया है। तो इस बार 3 गद्यांश नए जुड़े। कितने पैराग्राफ? 3 गद्यांश नए जुड़े हैं। 3 + 1, एक अपठित है और 3 पठित है, जो आपके पाठ्य पुस्तक का हिस्सा है। ये 3 गद्यांश है और एक अपठित गद्यांश है। तो कुल कितने गद्यांश हुए? 4 गद्यांश हुए। बाकी पूरा का पूरा पिछले सत्र की तरह ही है। तो देर किस बात की, हम शुरू करते हैं हमारे मॉडल प्रश्न पत्र को हल करना। पोज करना। किए शुरू? ओके, यस। खंड अ। खंड अ जो प्रश्न है वस्तुनिष्ठ, मैंने बताया था आपको कि वस्तुनिष्ठ आपके कुल 15 अवसद आएंगे, जिसमें जो पहला प्रश्न है वो है पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात्। अर्थात जो पाषाणकालीन सभ्यता है कहाँ पर समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। हमारा पहला पाठ है शिशुलालनम, उस पाठ का ये प्रश्न है। अ प्रकृत्याम, ब निसर्गे, स नगरे और द वने। प्यारे विद्यार्थियों, क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा निसर्गे। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना योग्य है, प्रकृत्याम का अर्थ भी होता है प्रकृति में और निसर्गे का भी अर्थ होता है प्रकृति में। लेकिन चूंकि हमारी जो पाठ्य पुस्तक है, उस पाठ्य पुस्तक के जो श्लोक दिया हुआ है उस श्लोक में निसर्गे शब्द दिया हुआ है, इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? निसर्गे। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है बुद्धिर्बलवती सदा कथा कुतः संग्रहिता। अर्थात बुद्धिर्बलवती जो कथा है वो कहाँ से ली गई है, कहाँ से संग्रहित की गई है? अ शुक सप्तति, ब बृहत्कथातः, स पंचतंत्र,
और द धर्मतंत्रतः। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताओ बच्चों, क्या सही है? सही उत्तर होगा इसका शुक सप्ततिः। क्या होगा? शुक सप्ततिः। शाबाश। तीसरा जो हमारा प्रश्न है वो है शिशु पालनम। शब्द थोड़ा गलत दे दिया है, पाठ है ये शिशु लालनम। शिशु लालनम इति अस्य पाठस्य रचिता कः। अर्थात शिशु लालनम जो पाठ है इसके रचनाकार कौन है, किसने लिखा है इस पाठ को? तो इसके ऑप्शन है श्रीहर्षः, कालिदासः, भारवीः, दिंगनागः। आपने पाठ को पढ़ा होगा, शिशु लालनम। भगवान राम और लव कुश के मध्य एक वार्तालाप होता है, तो ये पाठ किसने लिखा है? दिंगनाग ने। इनकी एक रचना है कुंदमाला, उस कुंदमाला के चतुर्थ जो अंक है वहाँ से लिया गया है हमारा ये पाठ, जो कि एक नाटक के रूप में है। अगला प्रश्न है मनुष्य किम कृत्वा ना अवसिदति। अर्थात मनुष्य क्या करके कभी भी अवसिदति प्रसन्न नहीं होता है, बताओ, उदास नहीं होता है। तो क्या उसका उत्तर होगा? उद्यमम, आलस्यम, धैर्यम, पराक्रम। तो उसका सही उत्तर क्या होगा? उद्यमम, क्योंकि मनुष्य कभी भी परिश्रम को करके उदास नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है सिंहस्य पुच्छम कः धुनोति। अर्थात सिंह की पूंछ को कौन हिलाता है? कौन सिंह की पूंछ के साथ में छेड़छाड़ करता है? अ काकः, ब मयूरः, स वानरः और द श्रीगालः। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? श्री वानरः, बंदर, जो कि लगातार सिंह की पूंछ से छेड़छाड़ करते हैं, सिंह को परेशान करते हैं, तुदंती करते हैं। अगला प्रश्न है प्रथमो धर्मः कः। अर्थात प्रथम धर्म कौन सा है? आचारः, विचारः, विनयः, दीनः। सही उत्तर क्या होगा? आचारः। एक उक्ति भी है, सुक्ति है, आचारः प्रथमो धर्मः। अगला प्रश्न है निष्कपटः इति अस्य पदस्य संधि विच्छेदो अस्ति। ध्यान योग्य बात है इसमें कि निष्कपट जो शब्द है उसमें दो संधि है, निहधन कपट और निषधन कपट। चूंकि यहाँ पर देखो व्यंजन के रूप में सभी संधि दी हुई है, इसलिए यहाँ पर विसर्ग संधि का अभाव है। इसका सही उत्तर होगा निषधन कपट। क्या उत्तर सही है? निषधन कपट। ध्यान रहे सलगम वाला जो षटकोण वाला श है और शलगम वाला श है, इसको हमें हटाना पड़ेगा। थोड़ा सा हमें यहाँ पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है कि जो यहाँ पर जो षटकोण वाला श है ये किस रूप में बदल जाएगा? शलेट वाले श के रूप में, यानी कि जो दंत्य वर्ण है उसमें बदल जाएगा। इसका सही उत्तर होगा निषधन कपट। अगला प्रश्न है प्रकृतिः धन एव। नाम से स्पष्ट है विसर्ग आ रहा है, कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। लेकिन चूंकि यहाँ पर तो हमें क्या करना है? संधि पद बनाना है। तो शुद्ध संधि पद क्या होगा? चलिए देखते हैं। प्रकृतिरेव, प्रकृतिरव, प्रकृतिसेव, प्रकृत्येव। तो क्या सही उत्तर है इसका? जी हाँ, आप लोगों का बिल्कुल सही उत्तर है। क्या सही है? प्रकृतिरेव। कौन सी संधि है? ऋत्व विसर्ग। अगला प्रश्न है नवा प्रश्न है इष्टुत्व संधेः उदाहरणम अस्ति। इष्टुत्व संधि क्या सूत्र है? स्तो श्चुनाश्चु, स्तो श्चुना श्चु। इस संधि से ये बना हुआ है और इस संधि के तहत हमारा जो सही उत्तर है वो क्या है? सचित। क्या सही है? सचित, सतधन चित। इस प्रश्न की एक विशेषता और बताता हूं। कहीं पर भी अगर इष्टुत्व संधि आ जाए, इष्टुत्व, तो एक ट्रिक्स अपने दिमाग में रखना, किसी भी शब्द में या तो ये श आ जाए, लेकिन च और छ का आना बहुत जरूरी है। यदि च आ जाए तो वहां पर 100% कौन सी संधि होगी? इष्टुत्व संधि। कौन सी होगी? इष्टुत्व संधि। अगला प्रश्न है आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। आप इसको ध्यान से देखिएगा कि किस प्रकार से हम 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। 10वां प्रश्न है अनुस्वार संधेः उदाहरणम अस्ति। अनुस्वार संधि का उदाहरण है। ध्यान रहे संस्कृत में जो अनुस्वार है इसको कहते हैं केवल एक बिंदी होती है अनुस्वार, और हमारे यहाँ ट्रिक्स आपको स्पष्ट दिख रही है। सत्कारः, नमो नमः, धर्मम चरः, फलम अस्ति। तो बताइए कौन सा उत्तर सही है? धर्मम चरः, क्योंकि इसमें अनुस्वार हमें स्पष्ट रूप से दिख भी रहा है। अगला प्रश्न है अनुरथम इति अस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति। ध्यान रहे मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं कि इस बार संधि का, समास का कोई अलग से प्रश्न नहीं आएगा।
इन प्रश्नों का जो समावेश है वो इस बार इन प्रश्नों में ही हो गया है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी सुविधा है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उत्तर दिख जाएगा आपको, यदि आप लोगों ने अच्छी मेहनत की है। ध्यान रहे, यदि किसी भी शब्द के आगे अनु उपसर्ग आ रहा है, ध्यान रखें, स्मरण रहे, यदि किसी भी शब्द के आगे अनु उपसर्ग आ रहा है तो जिस शब्द के साथ में अनु उपसर्ग जुड़ा हुआ है उस शब्द में हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। कौन सी विभक्ति लगाएंगे? षष्ठी विभक्ति। और जो अनु है वो पश्चात अर्थ में प्रयोग में लाया जाएगा। किस अर्थ में? पश्चात अर्थ में। अब आपको मैंने जो कहा आपको उत्तर नजर भी आ रहा होगा। रथस्य पश्चात, रथेन पश्चात, रथे अनु, रथाय पश्चात। तो इसका शुद्ध जो सही आंसर है, सही उत्तर है वो क्या होगा? रथस्य पश्चात। अगला प्रश्न है द्विगु समासस्य उदाहरणम अस्ति। द्विगु समास का उदाहरण क्या है? आप सभी ने पढ़ लिया होगा। किसको कहते हैं द्विगु समास? हाँ, द्विगु समास पहला पद क्या होगा? संख्यावाची। रामश्यामो, पीताम्बरः, पंचपात्रम और उपवनम। तो आपको दिख रहा होगा कि हमारे संख्यावाची शब्द हमें किस में नजर आ रहा है? पंचपात्रम। पंचानाम पात्राणाम समाहारः इति पंचपात्रम और द्विगु समास। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, मुख कमलम इव इति अत्र कः समासः। मुख कमल यहाँ पर कौन सा समास है? ध्यान रहे, जब किसी पद की कोई दूसरा पद या अन्य पद कोई विशेषता बताता है तो वहाँ पर समास होता है कर्मधारय समास, क्योंकि यहाँ पर मुख और कमल के बीच में एक संबंध है, एक विशेषता है। कमल की विशेषता है, मुख की विशेषता है कि मुख किसके समान है? कमल के समान है। मुखम कमलम इव, क्या बनेगा समास विग्रह? मुखम कमलम इव, अर्थात मुख के सम्मुख कमल के समान खिल गया है। तो यहाँ पर मुख को कमल की विशेषता बताया गया, यहाँ पर कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है आचारः इति अत्र पदे कः उपसर्गः, अर्थात आचरण, आचार में इस पद में कौन सा उपसर्ग है? ध्यान रहे विद्यार्थियों, संस्कृत भाषा में कुल 22 उपसर्ग है। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दूर, वी, आंग। आंग शब्द आया, कोई उपसर्ग नहीं है संस्कृत में, अपितु उपसर्ग है आंग। लेकिन ये जो आंग है उसमें विकृति होती है, परिवर्तन होता है, विकार होता है, और यही जो अंग है वो आ के रूप में बदल जाता है। अब आपको नजर आ रहा होगा कि मैं किस उत्तर को कहना चाह रहा हूं यहाँ पर। अंग, अव, अप और अधि, तो कौन सा उत्तर सही होगा इसमें? अंग। ठीक, अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है 15 प्रश्न, अंतिम प्रश्न हमारे जो अपशब्द वाले जो प्रश्न है उसमें अंतिम प्रश्न है कि दुर्वहम इति अत्र उपसर्गम शब्दम च पृथक कृत्वा लिखत, कि जो दुर्वहम शब्द है उसमें उपसर्ग और उसका जो मूल शब्द है उसको अलग करके हमें लिखना है। तो इसके उच्चारण में ही इसका उत्तर शामिल है। यदि आप इसका सही उच्चारण करोगे तो आपको उत्तर भी दिखेगा। दुर्वहम, दुर्वहम शब्द आपको यहाँ पर दिख रहा है, दुर्धन वहम, तो इसमें ऋत विसर्ग संधि शामिल है और दुर्वहम इसका सही उत्तर होगा। अगला जो दूसरा प्रश्न है निर्देशानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत। प्यारे विद्यार्थियों, चूंकि हम अभी तक दूसरे प्रश्न में आए हैं, हो सकता है वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो, लेकिन यदि इस वीडियो को आपने एक दिन अगर अच्छी प्रकार से देख लिया तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रश्न पत्र का जो पूर्णांक है 80 नंबर, 17 अंक तो लगभग आपके अच्छे जाएंगे, लेकिन इस प्रश्न पत्र के जो 80 नंबर है मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 80 नंबर आपके कोई भी नहीं रोक पाएगा। यदि आपने इस वीडियो को बिना स्किप के लगातार कंटिन्यू अगर एक दिन देख लिया और अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया अभ्यास पुस्तिका में, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस पेपर में 80 में से 80 नंबर आराम से ला पाएंगे। अगला जो हमारा प्रश्न है कि निर्देश के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न, सा मधुरम फलम खादती, वह मधुर फल खाती है। बालक धन टाप, ध्यान रहे 3 प्रश्न आपके इस बार प्रत्यय के हैं। टाप प्रत्यय, थोड़े हम टाप प्रत्यय के बारे में चर्चा कर लेते हैं। टाप प्रत्यय का कार्य है पुल्लिंग वाचक जो शब्द है उन्हें स्त्रीलिंग में बदलना, जैसे मूषक दंटाप मूषिका, चटक दंटाप चटका, बालक दंटाप बालिका। तो क्या उत्तर सही होगा इसका? बालिका। इसका सही उत्तर होगा बालिका। अगला प्रश्न है तत्र अस्ति, तत्र वहां, अस्ति
है, और जन शब्द है, इसमें तल प्रत्यय हमें जोड़ना है। जो तल प्रत्यय है वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। कौन सा प्रत्यय कहलाता है? तद्धित प्रत्यय। और जो तद्धित प्रत्यय है वो हमेशा शब्द में जुड़ते हैं, न कि धातुओं में जुड़ते हैं। तो शब्द में अगर तल प्रत्यय जुड़ता है तो आपको मैं ट्रिक्स बताता हूं, कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। कहीं पर भी अगर तल प्रत्यय जोड़ना है तो उस शब्द में आप पीछे ता लगा दो। क्या लगा दो? ता। तो क्या बनेगा? जनता। ये जनता, इसका सही उत्तर होगा जनता। अगला प्रश्न है शिशु पतति, बच्चा गिरता है। धाव धन शत्रु, कौन सा प्रत्यय है? शत्रु प्रत्यय। ध्यान रहे, ये शत्रु जो प्रत्यय है वो वर्तमान काल का बोध करवाता है। किसका बोध करवाता है? वर्तमान काल का बोध करवाता है। दूसरी बात, ये शत्रु प्रत्यय तीनों लिंगों में चलता है। कितने लिंगों में चलता है? तीनों लिंगों में। पुल्लिंग में चलता है ये अन के रूप में, स्त्रीलिंग में चलता है ये अंति, और नपुंसकलिंग में चलता है ये अत। यदि पुल्लिंग में अगर मुझे जोड़ना है, और ध्यान रहे ये केवल धातुओं में जुड़ता है, इसलिए इस प्रत्यय को कहते हैं कृदंत प्रत्यय, क्योंकि ये कृत प्रत्यय कहलाता है, धातुओं में जुड़ता है। तो धाव का मतलब होता है दौड़ना, धाव एक धातु है। अगर मैं इसमें पुल्लिंग है, चूंकि शिशु यानी कि बच्चा पुल्लिंग माना गया यहाँ पर, तो बच्चे के संदर्भ में यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? धावन, पुल्लिंग मानते हुए। और यदि स्त्रीलिंग में होता तो क्या उसका सही उत्तर होता? धावंती, और नपुंसकलिंग में धावत। अगला प्रश्न है एतत् गृहम् अस्ति। एतत् यह नपुंसकलिंग है, गृहम् अस्ति घर है, यह घर है। अस्मत् शब्द की षष्ठी विभक्ति एक वचन के रूप बताने। क्योंकि अस्मत् शब्द आप सभी को याद होने चाहिए, तभी आप इस प्रश्न को पूरा कर पाओगे। इसके बाद षष्ठी विभक्ति तक जाना है, तो मैं उच्चारण करूंगा, मुझे विश्वास है कि आप उत्तर को पहचान लोगे। षष्ठी विभक्ति एक वचन पे हमें जाना है। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवयोः अस्मत्, मम क्या आया? मम। तो षष्ठी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा? हमारा उत्तर मम। क्या बनेगा? मम। यह मेरा घर है। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न, नमः हरि शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचन। यदि यहाँ पर हरि शब्द चतुर्थी विभक्ति, अगर चतुर्थी विभक्ति नहीं लिखता ना, तब भी हम इसका उत्तर सही करते हैं, क्योंकि हम कारक प्रकरण में पढ़ चुके हैं कि नमः के योग में नमः, स्वस्ति, स्वधा, अलम, वसट, योगाच, इन शब्दों के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हरि शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन क्या बनेगा? तो हरिह हरि हर्यः, हरिम हरि हरिण, हरिणा हरिभ्याम हरिभिः, हरिये हरिभ्याम हरिभ्यः। तो हमारा हरि शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या रूप मिला हमें? हरिये। क्या मिला? हरिये। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है श्वः अहम पत्रम। ध्यान रहे, श्वः शब्द हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें उत्तर निकालना है, हमें इस शब्द पे ध्यान देना पड़ेगा। श्वः का मतलब होता है आने वाला कल, आने वाला कल, बिफोर, नेक्स्ट। श्वः का मतलब भी आने वाला कल। अहम पत्रम, कल, अहम मैं, पत्रम पत्र को, लिख धातु लिट लकार। अब लिट लकार भविष्य में चलता है, क्योंकि आने वाला कल भविष्य को बता रहा है। तो लिट लकार के जो रूप है, ध्यान रखना, पठ धातु के रूप लिट लकार में पटिशति बनते हैं, लेकिन लिख धातु के जो रूप है लिट लकार में वो लेखिष्यति से बनता है। किससे बनता है? लेखिष्यति। हमें अहम, अहम जो हमारा करता है, अगर आपने सर्वनाम पढ़े हो तो अहम किस नंबर पे आता है मुझे आप बताना। सह, तो, ते, त्वम, युवाम, यूयम। अहम किस नंबर पे आया? 7 नंबर पे। तो लट लकार में 7 नंबर पे आपको लिट लकार में लिख धातु को बोलना है। तो मैं उच्चारण कर रहा हूं, 7 नंबर पे हमें रुकना है। लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि, लेखिष्यथः, लेखिष्यथ, लेखिष्यामि। क्या बना? लेखिष्यामि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ले, खी, श्या और मी। लेखिष्यामि इसका सही उत्तर होगा। अच्छी प्रकार से आप पढ़ना। अगला प्रश्न है ते जनाः धनम। ते बहुवचन शब्द है, सह, तो, ते नंबर 3 पे। जनाः लोग, धनम धन, दा धातु लट लकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दा धातु। पर धातु के रूप अलग चलते हैं, दा धातु कुछ उनमें से अलग है।
मैं जो रूप बोल रहा हूँ सुनना और ते नंबर 3 पे मुझे रोकना है। ददाती, पट धातु में पठदी बनता है, लेकिन यहाँ पर ददाती बनेगा। ददाती, दत्तः, ददति, ददासी, दत्थः, दत्थ, ददामी, दद्वः और दद्मः। ये तो थे दा धातु लट लकार, लेकिन चूंकि ते सर्वनाम शब्द नंबर 3 पे आता है, तो नंबर 3 पे दा धातु लट लकार में क्या बनेगा? ददाती, दत्तः, ददति। तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा? ददति। आ गया होगा समझ में आपको? हो गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। जो तीसरा प्रश्न है वो है अधोलिखित गद्यांश पठित्वा एतद आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत। अब आपका गद्यांश शुरू हो रहा है। ध्यान रहे, यह जो गद्यांश है वो अपठित होगा, अर्थात वो आपकी किताब का हिस्सा नहीं है। हमें इसको प्रश्न पढ़ना है और इसके जो प्रश्न है उनका उत्तर हमें देना है। मैं एक बार इसका अनुवाद कर रहा हूँ, आप सभी ध्यान से इसको देखेंगे। भारते सर्वत्र विविधता अस्ति। भारत में सभी जगह विविधता है। विविधतायाम अपि एकतायाः सुमधुरा धारा प्रवहति। विविधता में भी एकता की सुमधुर धारा बहती है। वयम सर्वे एकम, हम सभी एकम एक राष्ट्रध्वजम नमामः, राष्ट्रध्वज को नमस्कार करते हैं। एकम च राष्ट्रगानम गायामः, और एक राष्ट्रगान को गाते हैं। भारतस्य प्रदेशानां सर्व संस्काराणां जननी एका संस्कृत भाषा एव अस्ति। अर्थात भारत के प्रदेशों में सभी संस्कारों की माता एक संस्कृत भाषा ही है। प्रायः जना उत्सवेषु धार्मिक कार्येषु च संस्कृत भाषायां समान रूपेण मंत्रोच्चारणं कुर्वन्ति। प्रायः लोग उत्सवों में और धार्मिक कार्यों में संस्कृत भाषा का समान रूप से मंत्रोच्चारण कुर्वन्ति करते हैं। भारतस्य सर्वासां भाषाणां जननी संस्कृत भाषा एव अस्ति। भारत की सभी भाषाओं की माता कौन है? संस्कृत भाषा ही है। अत्र न कोऽपि संदेह, इसमें कोई संदेह नहीं है। भारतीय संस्कृते निहिता अस्ति। भारतीय जो संस्कृति है वो संस्कृत में ही निहित है। अस्माकं भारतीय संस्कृति है, हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र, मूल जो उपदेश है वो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय च अस्ति। हमारी भारतीय संस्कृति का जो मूल मंत्र है वो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय, अर्थात सभी लोगों के लिए हित और सभी लोगों के लिए सुख अस्ति है। ये था इस जो गद्यांश है उसका भावानुवाद। अब हम इसके प्रश्नोत्तर को हल करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं, ताकि इस पैराग्राफ पे हमारी नज़र चली जाएगी, या फिर बड़ा ही कर लेते हैं। चलिए साहब शुरू करते हैं हम। अति लघुत्रात्मक प्रश्न पहला, भारते सर्वत्र का अस्ति। भारत में सभी जगह क्या है? पैराग्राफ को आपने पढ़ा होगा, आप स्क्रॉल करके देख लें। मैं यहाँ पर सीधा इसका उत्तर लिख रहा हूँ, विविधता। क्या इसका उत्तर सही है? विविधता। केवल एक पद में हमें इसका उत्तर देना है, तो एक पद में हमें केवल क्या लिखना है? विविधता। अगला प्रश्न है, मंत्रोच्चारणम कस्याम भाषायाम जनाः कुर्वन्ति। मंत्रोच्चारण किस भाषा में लोग करते हैं? किस भाषा में करते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा। और कश्याम दिया है तो क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषायाम। अगला प्रश्न है, वयम एकम किम गायामः। हम सभी एक क्या गाते हैं? क्या गाते हैं? राष्ट्रगान। क्या सही उत्तर होगा? राष्ट्रगानम। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति हो कुत्र निहिता अस्ति। भारतीय संस्कृति कहाँ पर निहित है? तो पैराग्राफ में हम इसका उत्तर देखते हैं। आप सभी इन उत्तरों को लिख लें, क्योंकि मैं जैसे ही क्रॉस पे यहाँ पर क्लिक करूँगा तो इसका उत्तर हट जाएगा। इसलिए आप सभी इस उत्तर को देख लें, भारतीय संस्कृति कहाँ निहित है। इसका जो उत्तर होगा,
बताइए भारतीय संस्कृति कहाँ निहित है? तो देखो भारतीय संस्कृति है संस्कृते निहिता अस्ति, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कहाँ निहित है? संस्कृते। तो इसका उत्तर मैं लिख देता हूं संस्कृते, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्य उत्तरतः। अब हमें क्या करना है? पूर्ण वाक्य में उसका उत्तर देना है। ध्यान रहे एक पदन और पूर्ण वाक्य में बहुत अंतर है। पूर्ण वाक्य से तात्पर्य है प्रश्न की मदद लेते हुए जो प्रश्नवाचक शब्द है उसको हटाकर उसकी जगह हमें उत्तर लिखना है। तो क्या लिखा हुआ है? भारतीय संस्कृति मूल मंत्र कहो। भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र क्या है? तो आपने पढ़ा होगा, अंतिम पैराग्राफ था और अंतिम जो हमारी लाइन थी उसका ये उत्तर है भारतीय संस्कृति। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे भारतीय संस्कृति मूल मंत्र मूल मंत्र क्या था? सर्वजन हिताय। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय च अस्ति, ये इसका सही उत्तर होगा। भारतीय संस्कृति मूल मंत्र सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय च अस्ति, ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है भारतस्य सर्वासाम भाषाणाम जननी का अस्ति। अब मैं उत्तर नहीं लिखकर आपको जो हटाना है एक अलग से बताता हूं आपको। का शब्द को हमें हटाना है क्योंकि हमारे लिए प्रश्नवाचक शब्द है का, बाकी पूरा का पूरा आपको ऐसा कैसा लिखना है। भारतस्य सर्वासाम भाषाणाम जननी है, का को हटाकर इसकी जगह हम लिखेंगे संस्कृत भाषा। क्या लिखेंगे? संस्कृत भाषा, और अंतिम क्या दिया हुआ है? अस्ति, ये वापस यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा पूर्ण वाक्य में उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारते कस्याः सुमधुरा धारा प्रवहति। भारत में किसकी सुमधुर धारा बहती है? तो इसका उत्तर हम देखते हैं ऊपर। भारते कस्याः सुमधुरा धारा, तो देखिए विविधतायाम अपि एकताया सुमधुरा धारा प्रवहति। तो इसका उत्तर होगा विविधतायाम अपि एकताया। तो इसका उत्तर क्या होगा? भारते कस्याः को हमें हटाना है और यहां पे लिखना है विविधताया, विविधतायामपि एकताया और सुमधुरा धारा प्रवहति, यहां पर लिख देंगे और हमारा उत्तर पूरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है अस्य गद्यांशस्य समुचितकम शीर्षकम लिखत। इस गद्यांश का उचित शीर्षक हमें लिखना है। अब आपने पाठ को पढ़ा होगा, इस पाठ को पढ़ा हमने, हमें क्या नजर आया? इस पाठ में हमने पढ़ा तो कौन सा वो चीज थी, कौन सी वो विषय था जिस पर चर्चा की गई है? संस्कृत और भारतीय संस्कृति। तो इसका जो शीर्षक होगा वो इस प्रकार से हो सकता है भारतीय संस्कृति। क्या हो सकता है? भारतीय संस्कृति, संस्कृत च, संस्कृत च। क्या हो सकता है इस पाठ का नाम? भारतीय संस्कृति और संस्कृत। अगर आप ये नहीं लिखोगे और कुछ अलग लिखोगे, अलग का मतलब हमारे इस विषय से संबंधित होना चाहिए। अगर आप लिखोगे भारतीय संस्कृत भाषा, ये भी सही होगा। इसके अलावा और भी अगर आप लिखना चाहो तो संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषायाम महत्वम, संस्कृत भाषा का महत्व, ये भी इसका उत्तर बिल्कुल सही होगा। निश्चित रूप से आपको इसमें से भी एक में से एक नंबर प्राप्त होगा, अंक प्राप्त होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है अब हमारे जो प्रश्न है वो व्याकरण से संबंधित है। वयम सर्वे राष्ट्रध्वजम नमामः, हम सभी राष्ट्रध्वज को नमस्कार करते हैं। इति अत्र कर्तृपदम किम, यहाँ पर कर्तापद क्या है? तो क्या होगा? वयम, ये हमारा कर्तृपद है, तो इसका सही उत्तर होगा वयम।
अगला प्रश्न है सुमधुरा धारा प्रवहती। सुमधुर धारा बहती है, यहाँ पर विशेषण क्या है? तो ध्यान रखना, धारा की विशेषता है कि वो कैसी है, सुमधुर है। तो यहाँ पर जो सुमधुरा शब्द है वो है विशेषण, तो इसका उत्तर होगा सुमधुरा। अगला प्रश्न है माता इति अस्य पर्याय पदम गद्यांशात चित्वा लिखत। माता, इसका पर्याय पद गद्यांश में से चुनकर लिखिए। तो माता के लिए गद्यांश में से कौन सा शब्द आया था? कौन सा आया था? यदि आपने अच्छी प्रकार से पढ़ा हो, उच्चारण किया हो, तो शब्द आया था जननी, आया था ना। चलिए साहब नेक्स्ट, प्रायः जनाः। प्रायः जनाः, अत्र जनाः इति अस्य क्रियापदम लिखत। प्रायः जनाः, अत्र जनाः। अब जना जो शब्द है ये हमें वाक्य ढूंढना पड़ेगा। ये वाक्य जहाँ खत्म होगा उसका जो क्रियापद होगा, अंतिम जो शब्द होगा, वो इसका उत्तर होगा। हम इसको ढूंढते हैं हमारे पैराग्राफ में। प्रायः जना कहाँ पर दिया हुआ है, तो हमें उत्तर मिल जाएगा। प्रायः जना दिया हुआ, देखिए, प्रायः जनाः उत्सवेषु धार्मिक कार्येषु च संस्कृत भाषायां समान रूपेण मंत्रोच्चारणम कुर्वन्ति। तो क्रियापद क्या होगा इसमें? कुर्वन्ति शब्द। इसका सही उत्तर होगा कुर्वन्ति। क्या होगा इसका सही उत्तर? कुर्वन्ति। तो आपको इसका उत्तर लिखना है कुर्वन्ति। इस प्रकार से हमारा जो तीसरा जो प्रश्न है वो पूरा होगा। लेकिन तीसरे का जो ब है उसका इस पैराग्राफ से, इस गद्यांश से कोई लेना देना नहीं है। तीसरा जो प्रश्न है वो हमारे संख्यावाची शब्द हैं जिनको हमें संस्कृत में लिखना है। बहुत ही सरल है। 125, आप इनको दो भागों में बांटिए। 100 से कितना ऊपर है ये? 25। तो हम पहले तो करेंगे 25 + 100। अब हमें इसकी संस्कृत बनानी है। तो 25 को हम संस्कृत में कहते हैं पंचविंशति। पंचविंशति। अब अधिक है ये, तो पंचविंशति अधिकम। यदि आप संधि युक्त पद न बनाकर अलग अलग लिखना चाहेंगे तो इस प्रकार से होगा। अधिकम कितने शतम है? 100 है। अधिकम 1 शतम। 1 शतम। पंचविंशति अधिकम 1 शतम, अर्थात 25 अधिक है 100 से, तो 125। अगला प्रश्न है 328। क्या बनेगी इसकी संस्कृत 328 की? कितने अधिक है ये 300 से? 28। तो इसकी जो अपन पहले बना लेते हैं 28 धन प्लस 300। अब बताओ क्या बनेगा? तो सबसे पहले हम किसकी संस्कृत बनाएंगे? 28 की बनाएंगे। तो 28 की क्या बनेगी? अष्टविंशति। अष्टविंशति अधिक है तो अधिकम। ध्यान रखना, न्यून कोई शब्द है ही नहीं आपके इसमें, इस टॉपिक में। और आपका जो सिलेबस है, सिलेबस भी कहता है कि शोतः अग्रे। शोतः अग्रे, अर्थात 100 से आगे की जो गिनती है वो आपके पाठ्यक्रम में निहित है, शामिल है। तो अष्टविंशति अधिकम कितने 100 है? 300, तो त्रिशतम। त्रिशतम, ये सही उत्तर होगा इसका। 2 नंबर का ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा चतुर्थ जो हमारा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है कि बालकः कलमेन पत्रम लिखति रेखांकित पदे विभक्तिम तत्कारणम च लिखत। अब ये प्रश्न 2 नंबर का है, तो स्वाभाविक है इसके उत्तर भी 2 होंगे। जो रेखांकित पद है, ये रेखांकित पद है इसमें कलमेन, आपको दिख रहा है ये रेखांकित पद। इसमें आपको विभक्ति बतानी है, और विभक्ति अगर है तो वो क्यों है उसका कारण भी। तो इसका उत्तर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर आप लिखेंगे, ध्यान रहे बोर्ड के प्रश्न पत्र जो आपकी कॉपी होगी उसमें भी इसी प्रकार से आप लिखेंगे। यहाँ हम लिखेंगे विभक्ति। अब यदि आपको राम शब्द याद हो, कारक प्रकरण आपने अच्छी प्रकार से पढ़ लिए हो, विभक्ति अच्छी प्रकार से आपको ज्ञान है, शब्द रूपों का ज्ञान है, तो मुझे लगता है इस प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो कलमेन रामेण कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया, तीसरी विभक्ति इसमें। अच्छा, तीसरी विभक्ति क्यों है? तो क्या हो जाएगा? कारण। कारण क्या बताएंगे? तो बालक कलम से पत्र लिखता है, तो लिखने का माध्यम है कलम, तो कलम कारण है। क्या है? कारण। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम साधन योगे। साधन योगे, क्योंकि कलम क्या है? लिखने में साधन है। यदि कलम नहीं होता तो बच्चा पत्र नहीं लिख पाता। तो कलम क्या है? कारण है, और कारण को हम क्या कहते हैं? साधन, कारक प्रकरण में। तो क्या हो जाएगा? साधन योगे, या फिर अगर दूसरा उत्तर लिखना चाहो तो करण योगे। करण योगे, ये इसका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, पित्रेण सह पुत्रः नगरम अगच्छत वाक्यम संशोधित। ध्यान रहे ये दोनों जो प्रश्न हैं इन दोनों प्रश्नों का संबंध कारक प्रकरण से है। वाक्य शुद्धि वाला प्रश्न है, यदि आपको कारक प्रकरण पता होगा तो आप इसका उत्तर निसंदेह बता पाओगे। पित्रेण शह, शह शब्द को देखकर ही आपके दिमाग में इसका उत्तर आ गया होगा। शह योगी, हमेशा ध्यान रहे सह के योग में तीसरी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जो पित्रेण शब्द है इसमें तीसरी विभक्ति का जो प्रयोग है वो थोड़ा गलत हुआ है, अपितु यहाँ पर होना चाहिए पित्रा, क्योंकि पितृ शब्द है, पितृ शब्द में तीसरी जो विभक्ति है उसका एक वचन बनता है पित्रा। क्या बनेगा? पित्रा। तो आप पूरा लिखोगे पित्रा सह पुत्रः नगरम अगच्छत, पिता के साथ पुत्र नगर को गया। ये इसका सही उत्तर होगा। केवल हमें पित्रा करना है, बाकी पूरा का पूरा वाक्य वैसा का वैसा लिखना है, ये हो जाएगा हमारा वाक्य शुद्धि। अगला प्रश्न है 6ठा प्रश्न है, अपि कुशलम महाराजस्य, महाराज कुशल है, तो ये उत्तर है। हमें क्या करना है? प्रश्नवाचक। तो ध्यान रहे जो रेखांकित पद है उसको हमें हटाना है और इसकी जगह हमें प्रश्नवाचक शब्द लगाना है। लेकिन जो शब्द दिया हुआ है ये किस विभक्ति का दिया हुआ है? बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध विभक्ति है ये, रामस्य रामयोः रामाणाम षष्ठी संबंध काके की। तो षष्ठी विभक्ति का ये शब्द है। अब प्रश्नवाचक जो शब्द है वो भी हमें षष्ठी विभक्ति का ही लगाना है, तो इसका सही उत्तर होगा अपि। प्रश्न संख्या 6 का जो उत्तर होगा वो अपि कुशलम, क्या हो जाएगा? कश्य। क्या उत्तर हो जाएगा? अपि कुशलम कश्य। लेकिन इतना लिखने के बाद भी क्या आपको 2 में से 2 मिल जाएंगे? नहीं, ये 2 अंक आपको नहीं मिलेंगे। अभी तक आपने किया है, आपको 1 अंक मिला। अब आपको क्या करना है? प्रश्न निर्माण। हाँ, हमें प्रश्न बनाना है और प्रश्न के लिए क्या कहता है प्रश्न कि आपका जो पूर्ण विराम था ये क्या बन जाएगा? प्रश्नवाचक। अगर आपने ये प्रश्नवाचक लगा लिया तब ये 1 नंबर इसका आपको 1 और मिला, और इस प्रकार से आपको कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर। बस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है हमारे सामने 7वां प्रश्न है, एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तोः रेखांकित पदे प्रश्न निर्माणम कुरुतः। तो प्रश्न निर्माण के हमारे पास में 2 प्रश्न आ रहे हैं। रेखांकित पद है चत्वरे अर्थात चबूतरे पर। एक पाठ है विचित्र साक्षी, उसकी एक पंक्ति दी हुई है कि एक चबूतरे पर रख दिया। चबूतरे पर स्थानवाचक संज्ञा है, और यदि स्थान के संदर्भ में कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो आपके लिए एक ही शब्द है और वो है कुत्र। क्या होगा? कुत्र। तो क्या प्रश्न बनेगा? एकस्मिन् कुत्र स्थापितवन्तु, स्थापित, बाकी पूरा का पूरा आपको वैसा ही लगाना है, स्थापितवन्तु। फिर क्या करेंगे हम? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। अब हमारे ये 7 प्रश्न पूरे हो गए। अब अगला प्रश्न है हमारे सामने, प्रश्न संख्या 8 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अधो लिखित श्लोकस्य हिंदी भाषायाम सप्रसंगम भावार्थ लिखत। नीचे लिखे श्लोक का हिंदी भाषा में सप्रसंग भावार्थ लिखिए। अब हम यहाँ पर इसका भावार्थ लिखेंगे। मैं यहाँ पर लिखूँगा, आशा है मैं बोलूँगा, इसको आप सुनेंगे भी, क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है, लेकिन हम इसका सप्रसंग हिंदी भावार्थ करेंगे। तो जब भी आप सप्रसंग भावार्थ करो 3 बिंदुओं को महत्वपूर्ण 3 बिंदु जरूर लिखो। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रसंग। क्या लिखेंगे? प्रसंग। प्रसंग में हम क्या लिखेंगे? हमारी पाठ्यपुस्तक का नाम, किसने लिखा है और मुख्य बिंदु क्या है। इन 3 बातों का समावेश हमारे प्रसंग में होना चाहिए। मैं दोहरान करूंगा, आप सभी सुनेंगे। प्रस्तुत पद्यांश, क्योंकि ये पद्यांश है, श्लोक है इसलिए पद्यांश है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सेमुषी द्वितीय भाग में संकलित कौन सा पाठ है? सूक्तय। सूक्तय पाठ शीर्षक पाठ से उद्धृत है। वापस कर रहा हूँ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सेमुषी द्वितीय भाग में संकलित सूक्तय नामक शीर्षक पाठ से उद्धृत है। मूलतः यह पाठ तिरुवल्लुवर द्वारा रचित तिरुकुरल नामक ग्रंथ से लिया गया है।
ये जो पाठ है ये तिरुवल्लुवर ने एक ग्रंथ लिखा है तिरुकुरल, जो कि तमिल भाषा का सबसे बेस्ट ग्रंथ है। उस ग्रंथ से ये श्लोक लिया गया है। अब इस श्लोक में क्या है, तो इस श्लोक में, इस पद्यांश में मन से और वाणी से हमेशा सरलता निकलनी चाहिए। हमारे मन में और हमारी वाणी में एक जैसी सरलता होनी चाहिए। मुख्य विषय हमारा यही है। ये हो जाएगा हमारा प्रसंग। प्रसंग के बाद हम क्या करेंगे, अनुवाद। क्या करेंगे, अनुवाद। अब अनुवाद कर रहा हूं मैं अवक्रता अर्थात सरलता। वक्र का मतलब टेढ़ा, वक्रता टेढ़ापन, अवक्रता जस्ट इसका ऑपोजिट, विलोमार्थक, विपरीतार्थक, सरलता। तो सरलता यथा जिस प्रकार चित्ते, चित्त में भवेद होती है, सरलता जितनी चित्त में होती है, अंतःकरण में होती है, मन में होती है, तथा वाची भवेद वैसी ही वाणी में भी होनी चाहिए। जितने सरल हम अंदर से हैं उतने ही सरल हमारी वाणी में भी होनी चाहिए। हमारी वाणी में भी वो शब्द निकलने चाहिए कि सामने वाला पिघल जाए। तो सरलता जितनी चित्त में होती है उतनी वाणी में भी होनी चाहिए। तद एव आहु, उसी को ही महात्मा अर्थात महापुरुष लोग समत्वम इति तथ्यथ आऊ, समानता का रूप कहते हैं। जो महापुरुष लोग होते हैं वो समानता का रूप, समानता का जो रूप है वो किसे कहते हैं कि कोई व्यक्ति है यदि सरलता उसके चित्त में भी होती है और वाणी में भी होती है, इसका मतलब वो महापुरुष, समत्व महापुरुष है, समानता का रूप उसने धारण किया हुआ है। ये तो था हमारा अनुवाद। और अंतिम जो बिंदु है, जो मैं लगभग अपने सभी विद्यार्थियों को लिखवाता हूं, यदि आपको 100% नंबर प्राप्त करने हैं तो आपको एक अंतिम जो टॉपिक है वो लिखना पड़ेगा, और वो है व्याकरणात्मक टिप्पणी, जो कि अधिकांश विद्यार्थी जो बोर्ड के जो टॉपर है वो इस टॉपिक को लिखते हैं, व्याकरणात्मक टिप्पणी। अब व्याकरणात्मक टिप्पणी में क्या होता है, तो यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे हैं जो व्याकरणात्मक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, हमें इनकी व्याख्या करनी पड़ेगी। तो इसमें ज़्यादा आपको 1 या 2 बिंदु लिखने पड़ते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, तो देखो एक समास दिख रहा है मुझे, यथाचित्ते। क्या दिख रहा है, यथाचित्ते। मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ इसको, एक बिंदु दिया हुआ है यथाचित्ते। मैं इस बिंदु को यहाँ पर जरूर लिखना चाहूँगा, यथाचित्ते। चूंकि यथाचित्त को देखा होगा आपने और आपको एक शब्द भी याद आया होगा, यथा शक्तिम, यथा विधिम, यथा मतिम, यथा रुचिम, यथा विधिम। इन सभी में एक ही समास है। कौन सा समास, अव्ययीभाव समास। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एक मात्रा है चित्त में, चित्ते अनतिक्रम्य, चित्ते अनतिक्रम्य, और कोष्टक में हम लिख देंगे कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। एक बिंदु हमारे लिए हो गया। और जो दूसरा शब्द बिंदु है आपको दिख रहा होगा, तथा। तो तथा का विलोम शब्द क्या होगा, यथा। दिया हुआ है, कहां पर है, यथा। यथा और तथा अपने आप में क्या है, विलोम। और भी आप लिख सकते हो, भवेद। मैं यहां पर लिखना चाहूंगा भवेद। भूधातु धन कौन सा है, विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार। धन कौन सा है, प्रथम पुरुष है ये, और एक वचन। ये 2 शब्द बहुत ही काम के हैं और दोनों शब्दों का समावेश हमने यहाँ पर कर लिया। इस तरह से हमारा जो 8वां प्रश्न है वो समाप्त हुआ। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न। इस बार इसमें हल्का सा परिवर्तन है। 9वां प्रश्न जो हर बार की तरह नहीं आता है, इसमें बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। हम इस प्रश्न को थोड़ा सा गौर करेंगे क्योंकि बहुत ही सरल है और थोड़ा सा हमें केवल समझना है। इसका जो उत्तर है वो यहीं पर है, आपको कहीं ढूंढना नहीं है, कोई अलग से प्रयास नहीं करना है। यदि आप इस प्रश्न को आपने हल्का सा देख लिया तो निसंदेह आपके जो 2 में से जो 2 नंबर है वो इजी में बहुत ही सरल तरीके से आ जाएंगे। पहले हम श्लोक को पढ़ लेते हैं। अधोलिखित श्लोकस्य अन्वय मंजूषात्। अन्वय करना है हमें कि विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचिद निरर्थकम अस्वस्थेद धावने विरह भारस्य वहने खरह। अर्थात विचित्र में, इस विचित्र में, संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। इस आश्चर्य भरे संसार में कुछ भी निरर्थक नहीं है। क्या नहीं है, तो अस्वस्थेद धावने विरह। घोड़ा यदि दौड़ने में कुशल है तो भारस्य वहने खरह। तो जो खर अर्थात जो गधा है वो भार को वहन करने में, जो वजन को ढोने में कुशल है। अर्थात
यदि घोड़ा दौड़ने में कुशल है तो गधा भी कोई कम कुशल नहीं है, अपितु भार को वहन करने में गधा कुशल है। तो शुरू करते हैं हम अन्वय। विचित्रे किंचित नास्ति खलु चेद, ये शब्द दिए हुए हमें रिक्त स्थान में भरना है और इन शब्दों को भरना है। तो विचित्रे किंचित, अब विचित्र और किंचित शब्दों को ढूंढो आप कहाँ है पर। विचित्र ये रहा, किंचित कहाँ है ये रहा। ध्यान रहे इन शब्दों को हम रेखांकित कर लेते हैं जो शब्द हमारे पास में है। नास्ति खलु चेत अश्व हो, नास्ति खलु चेत और अश्व हो। अब हम पहले में पढ़ते हैं विचित्रे किंचित। विचित्रे किंचित क्या आएगा बताइए। शब्द है संसारे, संसारे, विचित्रमय संसार में, तो यहां पर क्या आएगा संसारे। नास्ति, नास्ति शब्द ये रहा। खलु चेत, खलु आ गया, चेत आ गया, विचित्र आ गया, संसार आ गया, नास्ति आ गया, बचा क्या निरर्थकम। क्या बचा निरर्थकम, तो यहां पर हम भरेंगे निरर्थकम। वीरह अस्ति, वीरह और अस्ति तो क्या हो जाएगा धावने, दौड़ने में वीर है। वीरह अस्ति तो क्या हो जाएगा धावने, दौड़ने में कुशल है। भारस्य वहने, तो भार को वहन करने में कौन, आपको पता चल गया होगा भारस्य वहने कौन सा शब्द दिया हुआ है खरह, और खरह यहां पर दिया हुआ है, क्या हो जाएगा यहां पर खरह। ये था अन्वय, 2 नंबर का है, बहुत ही सरल है। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 है। स्व पाठ्य पुस्तका श्लोक द्वयम लिखत यद अस्मिन् प्रश्न पत्रे न स्यात्। बहुत ही सरल प्रश्न है ये प्रश्न 6ठी से आज तक चल रहा है। जब हम पढ़े थे तब भी ये प्रश्न उस समय भी आता था, ये आज भी आ रहा है। अगर संस्कृत में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है तो वो है ये वाला प्रश्न जो आज तक आ रहा है। लेकिन कुछ लड़के इस प्रश्न को भी छोड़ के आते हैं। बड़ी ये हमारी विडंबना है, या संस्कृत भाषा की इतनी उपेक्षा की जा रही है, क्या कहूँ मैं आपको। आपको इस प्रश्न से संबंधित कुल 6 श्लोक याद करके जाने परीक्षा में, या न्यूनतम 5 तो याद करके जाने, क्योंकि 4 श्लोक तो आपके इस प्रश्न पत्र में आएंगे ही आएंगे। यदि आप 2 याद करके जाते हो और 2 इस प्रश्न पत्र में आ जाएंगे तो फिर आप क्या लिखोगे, आपके जो 2 नंबर है वो व्यर्थ में चले जाएंगे। यदि 5 याद करके गए और 3 आ भी गए तो आपके पास में 2 तो बचत में है। तो आप 2 श्लोक याद करो और ये 5 श्लोक याद करो, और मैं तो कहता हूँ अधिकतम 6 श्लोक याद करो आप, ताकि 4 आ भी जाएं तो 2 आपके पास में बचत में रहेंगे। तो ये प्रश्न मुझे विश्वास है आपने ये श्लोक याद कर भी लिए होंगे, क्योंकि सरल प्रश्न है। अगला प्रश्न है विचित्रः साक्षी इति पाठसारम हिंदी भाषायाम लिखत। विचित्र साक्षी, इस पाठ का सार हिंदी भाषा में लिखिए। विचित्र साक्षी आपने पाठ पढ़ा भी होगा, इस पाठ का जो सार है वो हमें हिंदी भाषा में लिखना है। मैं भी आपके सामने उस पाठ का जो सार है वो लाऊंगा, आप सभी इसको देखना। हमारे सामने ये हमारा जो बिंदु है, महत्वपूर्ण बिंदु विचित्र साक्षी, इस पाठ को मैंने यहाँ पर मैं ले आया हूँ। इस पाठ को आप देखिएगा, विचित्र साक्षी ये हमारा पाठ है। हम इस पाठ को थोड़ा पढ़ भी लेते हैं, और ये बहुत ही संक्षिप्त भाषा में लिखा गया है। आपको दिख रहा होगा, वरना आप सभी थोड़ा सा जूम करके इसको देख सकते हैं, बड़ा करके देख सकते हैं। विचित्र साक्षी हमारा ये पाठ है। पाठ सार है कि विचित्र साक्षी नामक पाठ में वर्णित कथा के अनुसार एक निर्धन व्यक्ति एक बार अपने बीमार पुत्र से मिलने के लिए धनाभाव के कारण पैदल ही चल दिया। रात के समय वह पास में ही स्थित गांव में किसी गृहस्थी के घर में रुक गया। दुर्भाग्य से उसी रात को उस घर में कोई चोर अंदर घुस गया तथा एक संदूक को लेकर चला गया। उसके पैरों की आवाज़ से वह अतिथि जाग गया और उस चोर को पीछा करते हुए पकड़ लिया, किंतु वह चोर ही जोर से चिल्लाने लगा, यह चोर है, यह चोर है। उसकी आवाज़ सुनकर गांव वाले भी वहाँ आ गए और बेचारे अतिथि को ही चोर मानकर उसको पकड़ लिया और उसको ही जेल में डाल दिया। वस्तुतः असली चोर कौन था? चौकीदार था। अगले दिन न्यायालय में उन दोनों से न्यायाधीश ने संपूर्ण विवरण सुना। न्यायाधीश ने उनकी सारी बातें सुनकर उस अतिथि को निर्दोष तथा चौकीदार को चोर माना, किंतु प्रमाण के अभाव में निर्णय नहीं कर सका। तभी न्यायाधीश ने एक विचित्र युक्ति का
सहारा लेकर गांव के बाहर सड़क किनारे पड़े हुए एक व्यक्ति के शव को न्यायालय में लाने हेतु उन दोनों को आदेश दिया। आदेशानुसार शव लाते समय मार्ग में जब शव के भार से पीड़ित होकर वहां अतिथि चिल्लाने लगा, तब उस असली चोर अर्थात चौकीदार ने कहा कि तुमने मुझे चोरी करने से रोका था, अब उसका फल भोगोगे, तुम्हें चोरी के आरोप में 3 वर्ष की सजा होगी। न्यायालय में शव लाने के बाद न्यायाधीश ने फिर उन दोनों से घटना के विषय में पूछा। जब चौकीदार अपना पक्ष प्रस्तुत करने लगा, तभी उस शव ने अपने दुपट्टे को हटाकर, वो जो कंबल थी ओढ़ रखा था उसको हटाकर एवं न्यायाधीश को प्रणाम करके मार्ग में चौकीदार द्वारा कही हुई बातों को सुना दिया। न्यायाधीश ने चौकीदार को कारावास का दंड देकर उस व्यक्ति को सम्मानपूर्वक मुक्त कर दिया। यह था इस पाठ का सारांश, जो कि बहुत ही संक्षिप्त भाषा में लिखा गया है। आप इसको पढ़ें और इसे लिखने का प्रयास करें। ध्यान रहे, कहानी है, पाठ का सार लिखना है, आपको याद नहीं करना है, रट्टा मारना नहीं है, आपको समझना है और संक्षिप्त भाषा में इसको लिखने का प्रयास करना है। अब हम शुरू करते हैं हमारे प्रश्न पत्र को, पुनः हम हमारे प्रश्न पत्र को हल करते हैं। आशा है आपको ये पूरा समझ में आ रहा होगा। प्रश्न संख्या हमारा 12वां प्रश्न है, पर्याय पदम मेल्यत। पर्याय पदम मेल्यत, ये नया प्रश्न है। इस बार आपको आपस में मिलान करना है, क खंड को ख खंड से मिलाना है। सलिलम जल, और जल के लिए कौन सा शब्द है आपको दिख रहा होगा, जलम। वनम, कौन सा शब्द होगा इसका, वनम का काननम, क्या होगा, काननम। शुता अर्थात पुत्री, कौन सा शब्द है, पुत्री। और अगला प्रश्न है, दसने दांतों से, क्या उत्तर सही होगा इसका, दंते। आपको नजर आ रहा होगा। अगला प्रश्न है हमारा अन्वय का प्रश्न है। ये पिछली बार भी आया था और इस बार भी है। 13वां प्रश्न है, मंजूषाया प्रदत्ते समुचिते अव्ययपदे वाक्यानि पूर्यत। सदा, अपि, एव, श्वः। ध्यान रहे, 4 हमारे सामने अव्यय आएंगे और 3 हमारे सामने रिक्त स्थान है, हमें इनको भरना है। क्या हो जाएगा, अहम जयपुरम गमिष्यामि, मैं जयपुर जाऊंगा या जाऊंगी। क्या हो जाएगा, गमिष्यामि लिट लकार में है और आने वाले कल के लिए हमारे पास में शब्द है श्वः, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर श्वः। अहम श्वः जयपुरम गमिष्यामि। अगला प्रश्न है, रमेशः, थोड़ा शब्द त्रुटि है यहाँ पर, शलगम वाला आना चाहिए। रमेशः मया सह गमिष्यति, रमेश मेरे साथ जाएगा। क्या सही उत्तर होगा इसका, अपि, रमेश भी मेरे साथ जाएगा। अगला प्रश्न है, त्वम अत्र तिष्ठत, तुम यहाँ रुको, तो क्या हो जाएगा, एव, तुम यहीं रुको, एव, तुम यहीं रुको। ये प्रश्न था हमारा 13वां प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं हमारा 14वां जो प्रश्न है, जो खंड स है हमारा शुरू हो रहा है। आमूलचूल हल्का सा इसमें परिवर्तन हुआ है, ये थोड़ा हमारे लिए नया प्रश्न है। इस बार छोटे छोटे हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा अत्यंत आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत। हम सबसे पहले इसका अनुवाद करेंगे और दिए गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। न्यायाधीशेन पुनः तो घटनाया विषय वक्तुम आदिष्टो, न्यायाधीश ने पुनः दोनों को घटना के विषय में बोलने के लिए आदेश दिया। आरक्षिणे निज पक्षम प्रस्तुतवंती आश्चर्यम अघटत, आरक्षी ने अपने पक्ष को प्रस्तुत किया, आश्चर्यम अघटत, तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। शवः, वह शव, प्रावारकम, कंबल को, अपसार्य, हटा करके, न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान, न्यायाधीश का अभिवादन करके निवेदितवान बोला। क्या बोला, मान्यवर, हे मान्यवर, एतेन आरक्षिणा ध्वनि यदुक्तम तद वर्णयामि, त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया गृहणाद वारितः, अतः निज कृत्यस्य फलम भुंक्ष्व। क्या बोला कि एतेन आरक्षिणा, इस आरक्षिणी अर्थात इस चौकीदार की जो ध्वनि थी, यद, क्या कहा, तद वर्णयामि, वैसा मैं वर्णन करता हूं, वैसा कहता हूं, त्वया अहम, कि तुमने, अहम
मैं मुझे चोरिताया हो चोरी के विषय में, मंजूषाया हो पेटी को, ग्रहणाद्वारित ग्रहण करने से, वारित रोका था, अतः निज कृत्यस्य फलम भुंक्ष्व इसलिए अपने किए का फल भोगो। अस्मिन् चोर्याभियोगे इस चोरी के अभियोग में तुम्हें वर्षत्रयस्य 3 वर्ष का कारादंडम लप्स्यसे 3 वर्ष का कारागार प्राप्त होगा। न्यायाधीश आरक्षिणे कारादंडम आदिश्य न्यायाधीश ने चौकीदार को कारादंड का आदेश देकर तम जन्म ससम्मानम मुक्तवान और उस व्यक्ति को ससम्मान मुक्त कर दिया। अब हमें एक पद में इसका उत्तर देना है। पहला प्रश्न है केन पुनः तो घटनाया विषय वक्तुमादिष्टो, किसने है पुनः उन दोनों को घटना के विषय में बोलने के लिए आदेश दिया। तो क्या उत्तर होगा इसका? न्यायाधीशेन। क्या उत्तर होगा इसका? न्यायाधीशेन। न्यायाधीशेन इसका सही उत्तर होगा न्यायाधीशेन। अगला प्रश्न है कह प्रावारकम अपसार्य न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान, किसने कंबल को हटा करके न्यायाधीश का अभिवादन करके निवेदन किया। तो किसने किया? तो देखिए इसका उत्तर कहाँ है? शवः, उस शव ने। तो इसका उत्तर क्या होगा? शवः। ये तो था केवल एक पद में। अब हमें देना है पूर्ण वाक्य में प्रश्नों के उत्तर। शवः न्यायाधीशम अभिवाद्य किम निवेदितवान, शव ने न्यायाधीश का अभिवादन करके क्या निवेदन किया? क्या निवेदन किया? तो शवः न्यायाधीशम अभिवाद्य, शवः न्यायाधीशम अभिवाद्य, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, रेखांकित कर रहा हूँ, आप इसका उत्तर लिख लें। न्यायाधीश अभिवादन निवेदितवान मान्यवर एतेनारक्षिणा ध्वनि यदुक्तम तद्वर्णयामि त्वया अहम चोरिताया मंजुषा ग्रहणाद्वारित अतः निज कृत्यस्य फलम भुंक्ष्व, ये निवेदन किया। ये पूरा का पूरा इस पंक्ति का उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न है आरक्षिणे निज पक्षम प्रस्तुतवंती किम अघटत, जैसे आरक्षण ने चौकीदार ने अपने पक्ष को प्रस्तुत किया तो क्या घटना घटी। तो इसका उत्तर क्या होगा बताइए? आश्चर्यम अघटत, तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। तो इसका उत्तर होगा आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतवंती। हमें किन शब्दों को हटाना है और इसकी जगह हम लिखेंगे आश्चर्यम, ये लिखेंगे और पूरी की पूरी जो पंक्ति है वो वापस लिखेंगे। तो हमारा ये प्रश्न बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है यथा निर्देशम उत्तरम लिखत, निर्देश के अनुसार उत्तर लिखिए। तम जन्म ससम्मानम मुक्तवान इति अत्र सर्वनाम पदम लिखत, उसने व्यक्ति को सम्मान के साथ मुक्त कर दिया। यहाँ पर सर्वनाम क्या है? तो तम, तम क्या है? सर्वनाम। अगला प्रश्न है अतः निज कृत्यस्य फलम भुंक्ष्व इति अतः क्रियापदम किम, क्रियापद लिखत। हमेशा ध्यान रहे क्रिया जो है वो अंतिम आती है, तो भुंक्ष्व भोगो, ये क्या होगा? इसका उत्तर होगा क्रियापद। अगला प्रश्न है अथवा में है। हमारा जो प्रश्न है ये वाला भी अथवा में दिया हुआ है, चाहे आप ऊपर वाले को करें या नीचे वाले को करें, हम दोनों को हल करने का प्रयास करेंगे क्योंकि बहुत ही संक्षिप्त भाषा में ये दिया हुआ है। कश्चित कृषक बलिवर्धाभ्याम क्षेत्र कर्षणम कुर्वन्न आसीत्, कोई किसान दोनों बैलों के साथ खेत को जोत रहा था। तयोः बलिवर्धयो एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गन्तुम अशक्तः आसीत्, उन दोनों बैलों में से एक शरीर से दुर्बल, जवेन तेज गति से, गंतुम चलने में, अशक्त था, असमर्थ था। अतः कृषकः तम दुर्बलम वृषभम तोदने नूदन अवर्तत, इसलिए किसान तम दुर्बलम, उस दुर्बल वृषभम बेल को, तोदने कष्ट देता हुआ, नूदन अवर्तत हाँक रहा था। स ऋषभ हल मुडवा गंतुम अशक्त क्षेत्रे अपतत, वहाँ ऋषभ बेल हल मुडवा, हल को वहन करने में, गंतुम तेज गति से चलने में, अशक्त क्षेत्रे पपात खेत में ही गिर गया। क्रुद्धः कृषिवलः तम उत्थापितम बहुवारम यत्नम अकरोत, क्रोधित किसान उसको उठाने के लिए बहुवारम यत्नम अकरोत, बहुत बार प्रयास किया। तथापि वृषभः न उत्थित, फिर भी वो जो बैल था वो नहीं उठ पाया। एक पद में इसका उत्तर लिखना है हमें। पहला प्रश्न है कृषकः किम कुर्वन्न आसीत्, किसान क्या कर रहा था? तो क्या कर रहा था? क्षेत्र कर्षणम। तो इसका उत्तर क्या होगा? क्षेत्र कर्षणम। अगला प्रश्न है तथापि कह न उत्थित, फिर भी कौन नहीं उठा? तो अंतिम हमारा शब्द है वृषभ।
अर्थात बेल, बेल नहीं उठा। अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। कृषक कम वृषभम तोदने नूदन अवर्त। किसान किस बेल को, कम वृषभम किस बेल को, तोदने कष्ट देता हुआ, नूदन नूदन अवर्तत हाँक रहा था। तो किस बेल को, तो दुर्बल बेल को। तो इसका उत्तर क्या होगा बताइए, दुर्बल बेल को। तो हमें कम शब्द को हटाना है और इसकी जगह हमें लिखना है दुर्बलम। और इसका सही पूरा उत्तर जो होगा वो इस प्रकार से होगा, कृषकः दुर्बलम वृषभम तोदनेन नूदन अवर्तत और पूर्ण विराम। अगला प्रश्न है, कह तम उत्थापयितुम बहुवारम यत्नम अकरोत्। किसने उसको उठाने के लिए बहुत बार प्रयत्न किया। तो कह को हमें हटाना है और इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, क्रुद्धः कृषिवलः। क्या लिखेंगे, क्रुद्धः कृषिवलः अर्थात क्रोधित किसान। तो इसका उत्तर होगा क्रुद्धः कृषिवलः तम उत्थापयितुम बहुवारम यत्नम अकरोत्। अगला प्रश्न है, यथा निर्देशम उत्तरम लिखत। निर्देश के अनुसार उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, क्रुद्धः कृषिवलः इति अत्र विशेषण पदम किम। विशेषण पद क्या है, बहुत ही सरल प्रश्न है। कृषिवल किसान, किसान की जो प्रवृत्ति है, जो प्रकृति है, कैसा है वो, क्रुद्धः क्रोधित है। तो जो क्रुद्ध है वो क्या है, विशेषण है। तो इसका सही उत्तर होगा क्रुद्धः, क्योंकि विशेषता है किसान की कि वो क्रोधित था। अगला प्रश्न है, दुर्बलः जवेन गंतुम अशक्त आसीत इति अत्र क्रियापदम किम। यहाँ पर क्रियापद क्या है, तो दुर्बल तेज गति से, गंतुम चलने में, अशक्त आसित। तो यहाँ पर क्रियापद क्या है, आसित। यहाँ पर संधि विच्छेद जब हम करेंगे तब हमें इसका उत्तर मिलेगा, गंतुम अशक्तः च आसित। च हट जाएगा और यहाँ पर दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि यदि आप अलग करोगे तो आपको शब्द मिलेगा आसित। अगला प्रश्न है हमारे सामने 15वां जो प्रश्न है, ये भी हमारे सामने अथवा में है, बहुत ही संक्षिप्त में है। अब की बार आपके एक पद्यांश आएगा और पद्यांश में से संक्षिप्त प्रश्न है जो हमारे जल्दी जल्दी हो भी जाएंगे, ऐसे मुझे पूरी विश्वास है। अधोलिखित श्लोकम पठित्वा एतद आधारित प्रश्नानाम उत्तराणि यथा निर्देशम लिखत। नीचे लिखे श्लोक को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्देश के अनुसार लिखने हैं। एक एव खगो मानी वने वसति चातकः पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम। क्या होगा इसका अर्थ, कि एक ही मानी अभिमानी, कौन, खगो पक्षी वन में रहता है और वो है चातक। एक चातक पक्षी ही स्वाभिमानी पक्षी है जो अकेला वन में निवास करता है। और उसकी क्या विशेषता है कि पिपासितो वा म्रियते याचते वा पुरंदरम, या तो वो प्यासा ही मर जाता है, याचते वा पुरंदरम, या फिर वो इंद्र से प्रार्थना करता है, इसके अलावा किसी से वो प्रार्थना नहीं करता है। तो इसके जो उत्तर है, एक पदन उत्तरम, एक पद में उत्तर लिखना है, कह पिपासितो वा म्रियते, कौन प्यासा ही मर जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा, एक एव खागो माने चातक। इसका उत्तर हम लिख देंगे चातक, अगर पूरा नहीं लिखना चाहेंगे तो चातक। अगला प्रश्न है, कुत्र चातकः वसति, चातक कहाँ रहता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वने। और ये हमारे 2 नंबर 1 नंबर आ गया। अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। खगः कम याचति, पक्षी किसको याचना करता है। तो किसको याचना करता है, तो पुरंदरम, इंद्र को। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, कम को हमें हटाना है और इसकी जगह हम लिखेंगे पुरंदरम। तो इसका उत्तर पूरा क्या हो जाएगा, खगः पुरंदरम याचते और पूर्ण विराम। अगला प्रश्न है, कीदृशः खगः म्रियते, किस प्रकार का पक्षी मर जाता है। तो किस प्रकार का पक्षी मर जाता है बताइए, तो किस प्रकार का पक्षी मर जाता है। तो एक, इसका उत्तर हम लिखेंगे, एक मानी खगः चातकः म्रियते, ये इसका पूरा उत्तर होगा कि एक ही अभिमानी या स्वाभिमानी चातक पक्षी मर जाता है। क्योंकि वो किसके कारण मरता है, अपने स्वाभिमान के कारण, किसी के सामने झुकता नहीं है। क्योंकि उसकी विशेषता होती है कि वो बारिश के पानी को ही पीता है। यदि उसको बारिश का पानी नहीं मिलता है तो ये चातक पक्षी उस वियोग में अपने प्राणों का त्याग देता है। अगला प्रश्न है, निर्देश के अनुसार उत्तर लिखने हमें। खगो मानी इति अत्र विशेषण पदम किम, विशेषण क्या है। तो पक्षी की विशेषता है वो कैसा है,
मानी है अर्थात स्वाभिमानी है, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा मानी। अगला प्रश्न है वने वसति चातक इति अत्र वाक्य कर्तृपदम किम, कर्तापद क्या है? तो वन में रहता है कौन? चातक, तो चातक यहाँ पर सही उत्तर होगा, चातक। अगला प्रश्न है अमंत्र अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुष नास्ति योजक तत्र दुर्लभ। ये इसके अथवा में है कि कोई भी अक्षर है मंत्रहीन नहीं है, कोई भी औषधि जड़ रहित नहीं है, या कोई भी जड़ औषधि रहित नहीं है। अयोग्य पुरुष नास्ति, कोई भी मनुष्य अयोग्य नहीं है। योजक तत्र दुर्लभ, बस योग्य है अयोग्य है तो वो कौन है? वहां पर उनको जोड़ने वाला, अर्थात इन सभी को मिलाने वाला वो मनुष्य दुर्लभ है। अगर वो मनुष्य दुर्लभ है, अगर वो मिल जाता है तो यहाँ पर ये सभी बातें सार्थक हो जाती है। तो इसका जो पहला है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है अमंत्रम किम नास्ति, अमंत्र क्या नहीं है? तो क्या हो जाएगा? अक्षरम। अगला प्रश्न है नास्ति मूलम किम, तो अनौषधम। ये यहाँ पर दिया हुआ है इसका उत्तर। आप अच्छी प्रकार से इनको देखने का प्रयास करें और इनके उत्तर आराम से निकालने का प्रयास करें, आपको स्पष्ट रूप से इनके उत्तर दिख जाएंगे। कोई भी प्रश्न नहीं आता घबराइए नहीं, आप पहले उसका अनुवाद नहीं आता कोई बात नहीं, लेकिन इसको पढ़िए। यदि आप पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं टूटा फूटा अर्थ नजर आएगा और वो अर्थ ही हमारे लिए उत्तर के लिए काफ़ी है। फिर पूर्ण वाक्य में हमें उत्तर बताना है। कीदृशः पुरुषः नास्ति, किस प्रकार का पुरुष नहीं है? तो किस प्रकार का पुरुष नहीं है तो क्या हो जाएगा? अयोग्य हो, अयोग्य हो, हमें ये हटाना है और पुरुष नास्ति पीछे पूरा का पूरा वापिस लिखना है, नास्ति। ये हो जाएगा हमारा पूर्ण वाक्य में उत्तर। अगला प्रश्न है तत्र कह दुर्लभ हो, वहां पर कौन दुर्लभ है? तो क्या हो जाएगा? तत्र योजक हो, वहां पर इनको जोड़ने वाला। तो आपको कह हटाना है और पूरा का पूरा पुनः वापिस वैसा का वैसा लिखना है। अगला प्रश्न है ग है यथा निर्देशम उत्तरम लिखत, निर्देश के अनुसार उत्तर लिखिए। अमंत्र अक्षरम इति अत्र विशेष्य पदम किम, यहाँ पर विशेष्य पद पूछा है तो ध्यान रहे अमंत्र मंत्रहीन कौन है? अक्षर। तो अक्षर की विशेषता है कि वो मंत्रहीन है, तो क्या उत्तर हो जाएगा? अक्षर। अगला प्रश्न है पुरुष नास्ति इति अत्र क्रियापदम किम, यहाँ पर क्रियापद क्या है? तो नास्ति में क्या है? न धन अस्ति, तो क्रियापद क्या है? अस्ति। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न और अंतिम है हमारे लिए ये पैराग्राफ के रूप में। इसके बाद हमारे जितने प्रश्न होंगे वो बहुत ही छोटे और संक्षिप्त होंगे। हम थोड़ा इसको देख लेते हैं, छोटा ही है। सिंह, सिंह कहता है भो अरे अहम वनराज, मैं वन का राजा हूँ। किम भयम न जायते, क्या आपको भय नहीं लग रहा है? किमर्थम मामेव तुदंती सर्वे मिलित्वा, क्यों सभी मिलकर मुझे परेशान कर रहे हो? एक वानर, एक बंदर, यतः क्योंकि तुम वनराजः भवितुम न सर्वथा योग्य हो, क्योंकि तुम वन का राजा होने के लिए तो सर्वथा अयोग्य हो। राजा तो रक्षकः भवति, राजा तो रक्षक होता है। परम भवान तो भक्षक हो, लेकिन आप तो भक्षक हो। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्थ नासी, और खुद की रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो। तर्हि कथम अस्मान रक्षिषि, तो किस प्रकार से हमारी रक्षा करोगे? तो अगला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। कह वनराजः भवितुम न सर्वथा अयोग्य हो, कौन वन का राजा होने के लिए सर्वथा अयोग्य हो? तो कौन, क्या होगा इसका सही उत्तर? सिंह। तो हमें इसका उत्तर लिखना है सिंह। अगला प्रश्न है सर्वे मिलित्वा कम तुदंती, सभी मिलकर किसको परेशान करते हैं? तो किसको परेशान करते हैं बताइए? किसको? कम को हटाना है और हमें इसका उत्तर लिखना है सिंहम, सिंह को परेशान करते हैं। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरेण लिखत, पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर हमें लिखना है राजा कीदृशः भवति, राजा किस प्रकार का होता है? तो हमें कीदृश शब्द को हटाना है और हमें इसकी जगह लिखना है रक्षकः। क्या हो जाएगा? रक्षकः। अगला प्रश्न है सिंह कुत्र समर्थ नास्ति, सिंह किस में समर्थ नहीं है? कहाँ पर समर्थ नहीं है? तो क्या हो जाएगा? कुत्र को हमें हटाना है और हम लिखेंगे यहाँ पर स्वरक्षायाम, स्वरक्षायाम।
स्वरक्षायाम। तो इसका पूरा उत्तर होगा सिंह स्वरक्षायाम समर्थः नास्ति। और ये हो जाएगा हमारा पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना। अगला प्रश्न है ना सरल, कोई घबराना नहीं, बिल्कुल सरल हमारा ये प्रश्न पत्र है। यथा निर्देशम उत्तरम लिखत, निर्देश के अनुसार उत्तर लिखना है। अस्मान रक्षिष्यसि इति अस्य वाक्यस्य क्रियापदम लिखत, क्रियापद लिखना है। आपको क्रियापद दिख रहा है, अंतिम जो हमारा शब्द है वो क्या हो जाएगा, क्रियापद। तो ये हमारा उत्तर होगा रक्षिष्यसि। दूसरा है भवान तु भक्षकः इति अत्र विशेषण पदम किम, यहाँ पर विशेषण क्या है, तो क्या हो जाएगा, आप तो भक्षक हो, तो भक्षक क्या हो जाएगा, विशेषण। ये भक्षक हमारा विशेषण है। अब इसी का एक अथवा प्रश्न है। अब अंतिम जो अथवा है, इसके अलावा हमारे सामने ये जो गद्यांश वाला जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। कुछ ज़्यादा ही इस पर गद्यांश दे दिए, लेकिन आप लोगों के लिए एक सुविधा है, बहुत ही अच्छी सुविधा है, क्योंकि आपको क्या करना है, उसमें से निकाल के लिखना है। आपके लिए बड़ी अच्छी सुविधा है। अथवा में दिया कुशः, ये वार्तालाप वाला पार्ट है, शायद शिशुलालम वाला पार्ट है, जो दिंगनाग ने लिखा है, कुंदमाला से लिया गया है। अहम अपि कुशः इति आत्मानं श्रावयामि, मैं कुश हूँ ऐसा खुद का नाम श्रावयामि सुनाता हूँ। राम कहते हैं अहो अरे उदारतम्य समुदाचार हो, अरे उदारता योग्य तुम्हारा आचरण है। किम नाम धेयो भवतोर गुरु, आपके गुरु का क्या नाम है, तो लव कहते हैं ननु भगवान वाल्मीकि हो, निश्चित रूप से भगवान वाल्मीकि। तो राम हो केन संबंधेन, किस संबंध से, तो लव कहते हैं उपनयो उपदेशन। संस्कार होते हैं मानव जाति के 16 संस्कार होते हैं, गर्भाधान से शुरू होते हैं। गर्भाधान, पुंसवन, सिमतोड़ने, नामकरण, निष्कर्मण, जातकर्म, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, इस प्रकार से कुल 16 संस्कार होते हैं। जैसे एक संस्कार होता है उपनयन, और उस उपनयन संस्कार से जो यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं, उस संस्कार के तहत वाल्मीकि हमारे गुरु है, ऐसा लव कहते हैं। तो राम कहते हैं अहम अत्र भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि, मैं यहाँ आप दोनों के पिता का नाम भी जानने की इच्छा रखता हूँ। तो लव कहते हैं न ही जानामि अस्य नामधेयम, उनके नाम को हम नहीं जानते हैं। तो एक पद में इसका उत्तर हमें लिखना है। पहला प्रश्न है कीदृशः समुदाचारः, जो अच्छा आचरण है वो किस प्रकार का है, तो उदारतम्य। तो क्या उत्तर होगा इसका, उदारतम्य, ये इसका उदात्त रम्य हो, र नहीं है यहाँ पर, उदात्त रम्य हो, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है अस्य किम न जानामि, अस्य किम न जानामि, तो क्या उत्तर होगा, नामधेयम। यहाँ पर क्या नहीं जानता हूँ, तो क्या हो जाएगा, नामधेयम, कि उनका नाम मैं नहीं जानता हूँ, तो नामधेयम, ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है अब पूर्ण वाक्य में हमें इसका उत्तर लिखना है। किम नामधेयो भवतोर गुरु, आप दोनों के गुरु का क्या नाम है, तो क्या हो जाएगा, भगवान वाल्मीकि। भगवान वाल्मीकि हो, किम की जगह लिखेंगे भगवान वाल्मीकि हो, नामधेयो भवतोर गुरु। ठीक है, क्या हो जाएगा, आपके गुरु का क्या नाम है। यदि आपको समस्या है देखने में तो आप इसका उत्तर यहाँ पर देख लेंगे। किम नामधेयो भवतोर गुरु, तो क्या हो जाएगा, भगवान वाल्मीकि अस्माकम गुरु है, या भवतों की जगह अस्माकम गुरु। प्रश्न में हल्का सा थोड़ा परिवर्तन दिया हुआ है, प्रश्न थोड़ा पूछने की दृष्टि से थोड़ा गलत प्रयोग आया हुआ है, लेकिन इसका उत्तर आपको पूरा का पूरा दिख रहा है, भगवान वाल्मीकि है। अगला प्रश्न है रामः किम नाम तो वेदितुम इच्छति, राम किस नाम को जानने की इच्छा रखते हैं, तो किस नाम को जानने की इच्छा रखते हैं, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अहम अत्र भवतो जनकम नाम तो, जनकम, तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका, जनकम। तो आपको क्या हटाना है, किम हटाना है, और यहाँ पर लिख देना है जनकम, और पूरे का पूरा वाक्य इस प्रकार से वापस आ जाएगा, रामः जनकम नाम तो वेदितुम इच्छति। अगला प्रश्न जो है, आपको हर बार की तरह व्याकरण के प्रश्न 2 या 3 व्याकरण के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो कि बहुत ही सरल है। बताना है आपको, नाम तो वेदितुम इच्छामि इति अत्र क्रियापदम लिखत, मैं नाम जानने की इच्छा रखता हूँ, यहाँ पर क्रियापद क्या है, तो देखो वेदितुम अलग चला जाएगा, और इच्छामि शब्द हम संधि विच्छेद करेंगे तो हमें प्राप्त होगा इच्छामि। तो ये इच्छामि क्या है,
क्रियापद, तो इसका सही उत्तर होगा इच्छामि। अगला प्रश्न है उदारतम्य समुदाचार इति अत्र विशेष्य पदम की, विशेष्य पद लिखना है। तो समुदाचार अच्छा आचरण, ये तो क्या है विशेषण, क्या है उदारतम्य, उदारता, उदारता योग्य क्या है आपका आचरण है, तो ये समुदाचार ये जो क्या है विशेष्य है, समुदाचार, समुदाचार यहाँ पर ये जो पद है वो क्या है विशेष्य समुदाचार की उदारता योग्य उनका आचरण है। अब अगला जो प्रश्न है, अब हमारे खत्म होते हैं जो हमारे पैराग्राफ में से जो उत्तर निकालना था, गद्यांश में से जो उत्तर निकालना था, वो जो हमारा टॉपिक था वो खत्म हुआ। अब आपके इसलिए प्रश्न है 17 जो प्रश्न है वो है अधोलिखितानि वाक्यानि क्रम रहितानि सन्ति यथा क्रमं संयोजनं कृत्वा लिखत। थोड़ा सा सरल प्रश्न है ये, हम इसको करने का प्रयास करते हैं, कुछ नहीं करना है, हमें ध्यान रखना है ये भी अथवा में दिया हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है 17वें में इस प्रश्न को करना है, न कि अथवा वाले प्रश्न को करना है। ये कहानी है, कुछ हेर फेर इसका क्रम है, इस क्रम को हमें सही क्रम में जमाना है। तदा तस्य मुखस्था रोटिका अपि झले पतति, तब उसके मुख से रोटिका भी जल में गिर गई। एकदा कंचित कुकुरः एकाम रोटिकाम प्राप्नोत, एक बार किसी कुत्ते को एक रोटी का टुकड़ा प्राप्त हुआ। तदा सह नदी जले स्वप्रतिबिंबम अपश्यत, तब सह नदी जले वह नदी के जल में स्वप्रतिबिंबम अपने प्रतिबिंब को अपश्यत देखा। सह कुकुरः रोटिकाम प्राप्तुम तेन सह युद्धार्थम मुखम उद्घाटयति, उस कुत्ते ने रोटिका को प्राप्त करने के लिए उसके साथ युद्ध मुखम उद्घाटयति यानी कि युद्ध करने के लिए मुख को खोला। सह रोटिका मुखे गृहीत्वा गच्छन आसीत, वह रोटिका मुख में लेकर गच्छन आसीत जा रहा था। स्वप्रतिबिंबम अन्यम कुकुरम मत्वा सह तस्यम रोटिकाम प्राप्तुम अचिंतत, अपने प्रतिबिंब अन्य कुत्ते को मानकर सह तस्यम उसने तस्य रोटिका उस रोटिका को प्राप्तुम अचिंतित प्राप्त करने के लिए अचिंतित सोचा। तो बताइए पहली लाइन कौन सी आएगी, सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले हम लिखेंगे इस लाइन को नंबर 1 पे, एकदा कंचित कुकुर एकाम रोटिकाम प्राप्नोत, एक बार किसी कुत्ते को एक रोटी का टुकड़ा प्राप्त हुआ। फिर नंबर 2 पे आएगा ये लाइन, नंबर 5वीं लाइन, सह रोटिका मुखे गृहीत्वा गच्छन आसीत, वहां रोटी को मुंह में लेकर जा रहा था। अगला प्रश्न क्या आएगा? अगला आएगा ये तीसरा, तदा सह नदी जले स्व प्रतिबिंबम अपश्यत, तब उसने नदी के जल में अपनी छाया को देखा। इसके बाद क्या आएगा बताओ क्या आएगा? ये हो गया हमारे पास में, हमारे पास में ये हो गया, हमारे पास में ये हो गया। बताइए अब क्या आएगा? मुंह उसने अपने प्रतिबिंब को खोला, फिर क्या हो जाएगा? स कुकरम रोटिकाम प्राप्तुम तेन स युद्धार्थम मुखम उद्घाटयति अन्य मुखम तसर। हाँ, ये जो छठी लाइन है ये हमारे नंबर 4 पे आएगी कि अपने प्रतिबिंब अन्य कुत्ते को मान करके उसने रोटिका प्राप्त करने के लिए सोचा। नंबर 4 पे हो गया और हमारे पास में केवल 2 बच रहे हैं, तो ये जो लाइन है ये जो आएगी ये नंबर 5 पे, सह कुकुरम रोटिकाम प्राप्तुम तेन सह युद्धार्थम मुखम उद्घाटयति, उस कुत्ते ने रोटिका को प्राप्त करने के लिए उसके साथ युद्ध करने के लिए मुख को खोला, और जैसे ही मुख खोलता है अंतिम जो हमारी लाइन है नंबर 6 वाली, तदा तस्य मुखस्था रोटिका अपि जले पतति, तब उसके मुख से रोटी भी जल में गिर जाती है। तो एक बार फिर से मैं इनके पीछे लिख देता हूँ क्रम, यदि आपको यहाँ पर नहीं साफ स्पष्ट नहीं दिख रहा हो तो नंबर 1 पे आएगी हमारी ये पंक्ति, नंबर 2 पे आएगी हमारी ये पंक्ति, नंबर 3 पे आएगी हमारी ये पंक्ति, नंबर 4 पे हमारी आएगी ये पंक्ति अंतिम पंक्ति, नंबर 5 पे आएगी हमारी चतुर्थ पंक्ति, नंबर 6 पे आएगी हमारी प्रथम पंक्ति। इस प्रकार से हमें इसको सही क्रम में जमाना है। नंबर 6 पे इस प्रकार से हमें इस कहानी को सही क्रम में जमाना है, और सही क्रम में जमाने के बाद हमें इस कहानी में पूरे 3 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद देखिए इसका जो अथवा है वो इस प्रकार से दिया हुआ है, हमें ये वाला प्रश्न नहीं करना है, फिर भी हम पढ़ लेते हैं कि मंजूषाया प्रदत्त शब्दानाम सहायता स्वच्छताया महत्व, स्वच्छता का महत्व, इस विषय पर आपको 6 वाक्य लिखने हैं। इन शब्दों की सहायता से इस प्रश्न को हमें छोड़ देना है, क्योंकि हमने इस वाले प्रश्न को कर लिया है, अथवा वाले को छोड़ दो। अब हम शुरू करते हैं खंड 2। खंड 2 जो हमारा दिया हुआ है ये भी अथवा में दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है? 18 प्रश्न पढ़ते हैं। भगवान राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय से 10वीं कक्षा छात्र रमेश अस्ति स्वकीय प्रधानाचार्य प्रतिदिन त्रयस्य अवकाशार्थम एकम प्रार्थना पत्र लिखत।
हमें इसको नहीं करना है, क्योंकि हमें इसके अथवा वालों को पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर मंजूषा दी हुई है और इस मंजूषा की सहायता से हमें परीक्षा परिणाम के विषय पर अपने पिताजी को एक पत्र में वर्णन करना है, एक पत्र लिखना है। तो शब्द हमारे पास में दिए हुए हैं और हमें इन शब्दों की सहायता से हमें ये लिखना है। थोड़ा सा छोटा करूँगा क्योंकि मेरे पास शब्द ऊपर जा रहे हैं और टॉपिक यहाँ नीचे है। पूज्य पितृ महोदयस्य, क्या आ जाएगा? नमो नमः। क्या आ जाएगा? नमो नमः। मैं यहाँ पर उन शब्दों को एक बार यहाँ लिख देता हूँ ताकि हमें भरते समय थोड़ी सुविधा हो। नमो नमः, नमो नमः। समस्या होगी, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं। चलिए साहब, अब आपको दिख रहा होगा। आप थोड़ा सा जूम करके देख लीजिए क्योंकि मेरे यहाँ समस्या हो रही है। चलिए साहब, पहला क्या आएगा यहाँ पर? नमो नमः। नमो नमः। यदि यहाँ पर आपको नहीं दिखता है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। नंबर 1 पे हमें नमो नमः पढ़ना है। इसके बाद अतीव हर्षस्य विषयो अस्ति, बहुत ही हर्ष का विषय है कि मम अर्धवार्षिक, क्या परीक्षा आया हो? मेरे अर्धवार्षिक परीक्षा का क्या आया है? परिणाम। क्या हो जाएगा यहाँ पर? परिणाम आया है। अहम नवति, मैंने 90 अंकान प्राप्तवान, अंकों को प्राप्त किया। क्या हो जाएगा? प्रतिशतम। नंबर 2 पे क्या आएगा? प्रतिशतम। नंबर 3 पे 90% अंक प्राप्त किए हैं। किंतु इदम ज्ञात्वा, किंतु यह जान करके, अपि चिंतितः भविष्यति, आप चिंतित होंगे तो क्या हो जाएगा? भवान। क्या हो जाएगा? नंबर 4 पे भवान। किंतु यह आप जान करके चिंतित होंगे कि गणित विषय में सुष्ठु अंकान, अच्छे अंक, अहम, मैं, कि गणित विषय में मैं अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए समर्थ नहीं हूँ। अद्यारभ्य अहम, आज से लेकर अहम, मैं अभ्यासम करिष्यामि, अभ्यास करूँगा। क्या हो जाएगा? अधिकम। नंबर 6 पे आ जाएगा अधिकम, अधिक अभ्यास करूँगा। आशा है कि भवतो आशीर्वादेन, क्या हो जाएगा? अभ्यासेन। अभ्यासेन। नंबर 7 पे आशा है कि अभ्यास से और आपके आशीर्वाद से आगामी वार्षिक परीक्षा में भी क्या हो जाएगा? क्या बचा? नवनवति अर्थात 99% अंक प्राप्त करूंगा। मात्रम अग्रजनम प्रति अपि च मम चरण स्पर्श कथनीय, माता और अग्रजनों को मेरा चरण स्पर्श कहना। भवतः पुत्रः दीपकः, ये था आपके सामने इस प्रश्न पत्र का हल। ये परिणाम हमने नहीं भरा क्या? कहीं तो भर लिया होगा हमने परिणाम। अच्छा, नंबर 2 पे परिणाम था, ये भर लिया था हमने यहाँ पर। ठीक है, चलिए साहब, अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न है। ये भी अथवा में दिया हुआ है 19वां प्रश्न भी। और ये जो प्रश्न है, अद्य प्रदत्त चित्रम दृष्टवा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतया संस्कृतेन अष्टवाक्यानि वाटिकायां शोभा विषये लिखत। आपको एक चित्र दिख रहा है। इस चित्र को देखकर आपको एक वाटिका दिख रही है और इन शब्दों की सहायता से आपको कुछ वाक्य लिखने हैं, 8 वाक्य लिखने हैं। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, हम इस 19वें प्रश्न का जो अथवा में दिया हुआ है, इस प्रश्न पत्र को हल करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा सरल लग रहा है मुझे। मंजूषात उपयुक्त पदानि गृहीत्वा माता पुत्र्यों मध्य वार्तालापम पूरित। माता और पुत्र के मध्य वार्तालाप हो रहा है। कुछ शब्द यहाँ पर दे दिए हैं और इन शब्दों की सहायता से हमें रिक्त स्थानों में भरना है और हमारे लिए बहुत ही सरल है। वस्तुनि आपणम सायंकाले विद्यालय से गत्वा मातुलः भोजनम त्वम, इन शब्दों को हमें देख करके रिक्त स्थान में भरना है, लेकिन अर्थ जरूर करना। माता, राघव, किम करोषि, क्या कर रहे हो, क्या हो जाएगा? त्वम। नंबर 1 पे ये भी हो गया। माता, तुम क्या कर रही हो? माता कहती है राघव तुम क्या कर रहे हो? तो राघव कहता है अहम मम गृह कार्यम करोमि, मैं मेरा गृह कार्य करता हूँ। कौन सा? विद्यालयस्य। नंबर 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर? विद्यालयस्य, मैं मेरे विद्यालय का गृह कार्य कर रहा हूँ। तो माता कहती है पुत्र, हे पुत्र, गृह कार्यानंतरम, गृह कार्य के बाद में, गत्वा, जा करके वहाँ से दुग्ध शाकफल आदि को लाओ।
कहाँ जा करके? आपणम गत्वा, बाजार में जा करके। क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपणम, बाजार में जा करके। तो राघव कहता है अहम पुस्तकम क्रेतुम आपणम गमिष्यामि, मैं पुस्तक खरीदने के लिए जाऊंगा। कब जाऊंगा? सायंकाले। चतुर्थ में क्या आ जाएगा? सायंकाले। मैं शाम के समय पुस्तक खरीदने के लिए बाजार जाऊंगा, तब दूध, शाक और सब्जियों को, सब्जी और फलों को ले आऊंगा। तो माता कहती है सायंकाले न, शाम के समय नहीं, त्वम तो पूर्व में, तुम तो पहले ही, गत्वा, जा करके, आने, लाओ। कौन सा था ये? नंबर 5 पे। तो राघव शीघ्रम किमर्थम, इतना जल्दी क्यों? तो माता कहती है कि अद्य तब, आप तुम्हारे, कौन? मातुलह, नंबर 6 पे। क्या आ जाएगा? आज तुम्हारे मामा आएंगे, अतः समयात, इसलिए समय से पहले ही, पक्ष्यामी, देखूंगी। क्या देखूंगी? भोजनम, नंबर 7 पे। अब अंतिम क्या बचा? तो राघव मातुलः आगमिष्यति, मामा आएंगे, चेत अहम इदानीम, तो फिर इदानीम, इसी समय ही, गत्वा, जा करके, वस्तुनि, अंतिम शब्द क्या आएगा? वस्तुनि कृत्वा आगच्छामि, वस्तुओं को खरीद करके लाऊंगा। क्या हो जाएगा? नंबर 8 पे। अब कोई शब्द नहीं बचा है और हमने इसको भर भी लिया है ना, बहुत ही सरल। तो इस प्रश्न को आप करेंगे और इसके जो अथवा में है उसको हम छोड़ देंगे। अगला जो प्रश्न है, शायद ये हमारा अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 20। अधोलिखितेषु वाक्येषु केषांचित् चतुर्णां वाक्यानां संस्कृत भाषाया अनुवादम कुरुत। नीचे लिखे वाक्यों में केषांचित, किन्हीं 4 वाक्यों का संस्कृत भाषा में अनुवाद लिखना है। हमें केवल 4 वाक्य, इनमें से 6 है, इन 6 में से केवल 4 का वाक्यों में अनुवाद हमें करना है, लेकिन हम 6 के 6 करेंगे। विद्यालय के पास घाव है, तो क्या बन जाएगा? विद्यालयस्य, विद्यालयस्य, पास तो समीपम, विद्यालयस्य समीपम, ग्रामम, ग्रामः अस्ति, विद्यालय से समीपम ग्रामः अस्ति, विद्यालय के समीप गांव है। और ये पूर्ण वाक्य। अगला प्रश्न है, नगर के चारों ओर वृक्ष है। चारों ओर कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति। तो नगर में द्वितीय विभक्ति मिलाएंगे तो क्या बनेगा? नगरम। नगरम, चारों ओर की संस्कृत क्या बनेगी? परितः। नगरम परितः वृक्षाः सन्ति। अगला प्रश्न है, सुरेशः अंधेरे से डरता है। सुरेश अंधेरे से डरता है, तो क्या हो जाएगा? सुरेशः अंधेरे से, अंधकारात। यदि आपने कारक प्रकरण को अच्छी प्रकार से पढ़ा हो तो मुझे लगता है कारक प्रकरण आपकी बहुत ही मदद करेगा इस टॉपिक में। अंधकारात बिभेति, डरता है में कौन सी धातु आ जाएगी? भी धातु और विभेति। ध्यान रखना, भित्रार्थानाम भय हेतु सूत्र से पंचमी विभक्ति होती है। भी और त्रा धातु यानी कि रक्षा करने के संदर्भ में और डरने के संदर्भ में, दोनों संदर्भ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, हिमालय से गंगा निकलती है। भुव प्रभुव सूत्र से इसमें कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति। हिमालयात, हिमालयात गंगा निर्गच्छति, निर्गच्छति, निकलती है। अगला प्रश्न है, हम दोनों विद्यालय जाते हैं। हम दोनों क्या संस्कृत बनेगी? आवाम। विद्यालय तो विद्यालयम, विद्यालयम। विद्यालयम। जाते हैं, गम धातु। अब ध्यान रहे, आवाम हमारा सर्वनाम शब्द किस नंबर पे आता है? तो सह, तो, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, नंबर 7 पे। अब नंबर 7 पे घम धातु आपके रूप क्या बनेंगे लट लकार में? तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति,
गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः। तो क्या बनेगा? गच्छावः। अगला प्रश्न है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो क्या उत्तर होगा? जलम बिना, बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया। जलम बिना जीवनम संभव नहीं है, तो संभवम नास्ति। प्यारे विद्यार्थियों, ये था हमारा 20वां प्रश्न और इसी के साथ आज का जो मॉडल प्रश्न पत्र है, हमारा जो टारगेट था वो हमने पूरा प्राप्त कर लिया। यदि आप इस प्रकार से इस प्रश्न पत्र को अच्छी प्रकार से समझ करके आप यदि इनके उत्तरों को लिखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप 80 में से 80 नंबर, आप 80 अंक आप अच्छी प्रकार से प्राप्त कर लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस वीडियो में बताए हुए अनुसार आप इसका अनुसरण करेंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका में जो मैंने इम्पोर्टेंट आपको जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो तरीका आपको बताया है कि किस प्रकार से हमें इस प्रश्न पत्र को हल करना है, यदि आपने ये सीख लिया और इसका अनुसरण कर लिया, इसको फॉलो कर लिया, तो निस्संदेह आपके इस प्रश्न पत्र में अच्छे अंक लाओगे आप, और आपके बोर्ड परीक्षा का जो परिणाम है वो बहुत ही सुंदर रहेगा। क्योंकि संस्कृत विषय बहुत ही सरल है और निस्संदेह ये विषय आपके प्रतिशत में अपेक्षित जो आपने सोचा नहीं होगा उतना सुधार होगा। पुनः मैं आप सभी को आगामी आने वाली जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की जो परीक्षा है उसके लिए आपको मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने पूरा प्रयास किया है कि अब की बार मैं आपको कुछ एक नया हटकर कुछ दूं। अब तक मेरे जितने भी वीडियो बनाए हैं मैंने कोशिश की थी आपको अच्छा प्रदान करने की, लेकिन अब मैंने सोचा कुछ आपको और नया दूं। तो मैंने पूरा प्रयास किया है कि एक बड़ी सी LED टीवी पर आपको मैं ज्ञान दूं। तो कोशिश मैंने पूरी की है कि आप तक मैं इस प्रश्न पत्र को हल कराकर आप तक प्रेषित करूं और शायद मैं हो सकता है इसमें कामयाब रहूं। आपसे केवल इतनी सी मैं एक निवेदन करता हूं कि आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे इस चैनल को, जो जयतु संस्कृतम चैनल है, उसको लाइक, शेयर और एक बात सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। साथ ही मेरे इस चैनल को शेयर भी करें। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम।